अच्छा, तो एंग्रो होल्डिंग्स, ये नाम सुनकर क्या जहन में आता है? क्या ये सिर्फ एक और बहुत बड़ी कंपनी है, या फिर क्या ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वाला कोई खुफिया इंजन है? आइए, आज जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इसकी असल कदर, इसकी असलियत आखिर छिपी कहाँ है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आखिर एंग्रो होल्डिंग्स है क्या? जो हमें नजर आता है, क्या ये बस वही है या उसके पीछे कोई और गहरी कहानी है? और इस पूरी बहस का जो मरकजी ख्याल है वो ये है, एंग्रो होल्डिंग्स दरअसल एक कंपनी है ही नहीं। ये एक कैपिटल एलोकेटर है, यानी एक ऐसी मशीन जो पैसा इकट्ठा करती है और फिर उसे पाकिस्तान के सबसे अहम असासों में लगाती है। बस यही एक नुक्ता है जो हर चीज की बुनियाद है। तो आइए इस एंग्रो पजल को मिलकर जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये समझ गए ना कि कैपिटल एलोकेटर होने का असल मतलब क्या है, तो यूं समझें कि हमने इसकी कामयाबी का राज जान लिया। देखें, उसकी सारी हिकमत अमली इस एक हकीकत पर खड़ी है कि एंग्रो के पास हकीकी, ज़रूरी और ऐसे असासे हैं जिनकी नकल बनाना तकरीबन नामुमकिन है, और वो भी एक ऐसे मुल्क में जहां ऐसे असासों की हमेशा से शदीद कमी रही है। इसे एक नाम दिया गया है, एंटी फ्रेजाइल कैपिटलिज्म। जरा सोचें, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो गैर यकीनी हालात में या तूफान में कमज़ोर नहीं होता, बल्कि उल्टा और मजबूत हो जाता है। भाई क्यों? क्योंकि इसकी मिल्कियत में वो चीज़ें हैं जिनके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, चाहे हालात जैसे भी हों। चलें अब इस कैपिटल एलोकेशन के नज़रिए को पाकिस्तान की मईशत के ठोस और हकीकी शोबों से जोड़कर देखते हैं। ये वो असासे हैं जो मुल्क की बका के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ एक नज़र डालें तो साफ पता चलता है कि एंग्रो का कारोबार कितना फैला हुआ है। फर्टिलाइजर, एनर्जी, टेलीकॉम टावर्स, टर्मिनल्स, ये सिर्फ अलग अलग शोबों की कोई लिस्ट नहीं है। ये तो पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरियात का एक नक्शा है। इसका हर एक हिस्सा मुल्क के चलते रहने के लिए बेहद अहम है। और याद रहे, ये जो तनव्वुअ या डाइवर्सिफिकेशन है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर कौमी तलब की गैर लचकदारी के गिर्द बनाया गया है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत मुल्क को हमेशा रहेगी, माशी हालात चाहे अच्छे हों या बुरे। ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं। सवाल यह है कि एंग्रो वैल्यू बनाता कैसे है। इसके लिए वो एक 3 सतही यानी 3 लेयर्ड मॉडल इस्तेमाल करता है। इसी मॉडल से वो अपने सारे असासों को मैनेज करता है, सरमाया बनाता है और फिर उसे दोबारा इन्वेस्ट करता है। ये मॉडल 3 हिस्सों में काम करता है और ये वाकई बहुत होशियारी से बनाया गया है। सबसे पहली सतह पर हैं इसके कैश जनरेटर्स, यानी फर्टिलाइजर, एनर्जी और टर्मिनल्स। ये वो मजबूत और दिफाई कारोबार हैं जो लगातार पैसा बनाते रहते हैं। फिर आती है दूसरी सतह। यहाँ है स्ट्रक्चरल कंपाउंडर्स जैसे टेलीकॉम टावर्स और थर्कोल। पहली सतह से जो पैसा आता है वो यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाली कई दहाइयों तक मुनाफा देंगे। और आखिर में तीसरी सतह है मुस्तकबिल पर लगाई गई एक शर्त, जैसे फूड्स और पॉलीमर्स। तो बात समझ आ रही है? ये एक पूरा साइकिल है। मुस्तहकम कारोबार से पैसा लो और उसे मुस्तकबिल के बड़े मंसूबों में लगा। अब हमें अपना देखने का अंदाज बदलना होगा। एंग्रो का तज्जिया एक ट्रेडर की तरह नहीं जो रोज की कीमत देखता है, बल्कि एक मालिक की तरह करना होगा जिसे लंबे अरसे की फिक्र होती है। यानी हमें शोर से आगे सोचना होगा। खुद कंपनी भी यही कहती है कि कामयाबी का पैमाना फी शेयर बढ़ते हुए कैश फ्लो से होता है, ना कि हर 3 महीने बाद आने वाली फी शेयर आमदनी से। सच कहें तो ये एक जुमला ही मार्केट के 90% शोर को खत्म कर देता है। तो एक मालिक का ध्यान कहाँ होता है? कंसोलिडेटेड कैश फ्लो पर, असासों की पायदारी पर और नए लगाए गए सरमाए पर कितना मुनाफा आ रहा है उस पर, जबकि कलील मुद्दती मार्केट सिर्फ सैमाही आमदनी के पीछे भागती है। यही तो असल फर्क है। एंग्रो के जो माशी दिफाई मोर्चे हैं या इकोनॉमिक मोड्स, वो भी बहुत मजबूत हैं। रेगुलेटेड असासे, बहुत बड़े पैमाने पर काम, पैसे तक आसान रसाई, हुकूमत के लिए अहमियत, और अगर कोई इन असासों को दोबारा बनाना चाहे तो उसकी लागत इतनी ज़्यादा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इन चीज़ों को चैलेंज करना बहुत बहुत मुश्किल है। इस तज्जिए का एक बहुत जुर्रतमंदाना नतीजा ये है कि ये एक ए ग्रेड बिजनेस है जो एक सी ग्रेड मुल्क में काम कर रहा है। और ज़राए के मुताबिक तवील मुद्दत में गैर मामूली मुनाफा जो मिलता है ना, वो बिल्कुल इसी तरह के इम्तजाज से मिलता है। अच्छा, अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक हतमी नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। एंग्रो दरअसल पाकिस्तान पर लगाई गई एक सबर आजमाश शर्त है। तो वो बड़ा सवाल जिसका सबको इंतजार होता है, क्या एंग्रो होल्डिंग्स एक मल्टी बैगर बन सकता है? यानी क्या ये अपने सरमाए को कई गुना बढ़ा सकता है?
जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन एक सीधी लकीर में नहीं। ये एक सुस्त रफ्तारी से बढ़ने वाला मल्टी बैगर है, कोई तेज रफ्तार मोमेंटम स्टॉक नहीं। यहां सब्र का फल ही मीठा होगा। और इसकी तरक्की का रास्ता कुछ अहम चीज़ों से होकर गुजरेगा। कैश फ्लो में हर साल 10 से 12% इजाफा। जब टेलीकॉम टावर्स का कारोबार पुख्ता हो जाएगा तो मार्केट इसे बेहतर रेटिंग देगी। 2027 के बाद डिविडेंड की वापसी और थरकोल के मंसूबे में मजीद तोसी। यही वो इंजन है जो तवील मुद्दत में इसकी असल कद्र को सामने लाएंगे। और आखिर में इस पूरे तज्जिए का निचोड़ इस एक जुमले में है। एंग्रो होल्डिंग्स वो चीज़ है जिसे आप तब खरीदते हैं जब आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मालिक बनना चाहते हैं, खामोशी से, सब्र के साथ और अक्लमंदी से। ये एक बहुत ताकतवर और याद रखने वाली बात है जो सोचने पर मजबूर करती है।